What is storage? How many types of storage? What is cache memory? What is RAM? अगर आप भी इन सभी पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है शिव एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द टेक कंपनी। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि किसे रैम किसे स्टोरेज कहा जाता है। मैं डेफिनेटली श्योर कहता हूं कि आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में पूरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरेज से। स्टोरेज क्या है? तो स्टोरेज उन फिजिकल और वर्चुअल लोकेशन को कहा जाता है जहां पर कि यूजर अपना डाटा और फाइल्स को प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन सभी डाटा और फाइल्स को एज इट इज एक्सेस कर सकता है। उस लोकेशन को ही स्टोरेज कहा जाता है। इस पॉइंट को मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूं। तो स्टोरेज उस लोकेशन को कहा जाता है, यानी कि उस जगह को कहा जाता है जहां पर कि आप किसी भी तरह का डिजिटल डाटा हो आपके पास, जैसे कि पीडीएफ फाइल हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, किसी भी तरह का आपके पास डिजिटल डाटा हो, आप उन सभी डाटा को जहां पर भी स्टोर करके रखते हैं, यानी कि प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि आप उसको बाद में भी एक्सेस कर पाएँ, यानी कि आप उसको यूज कर पाएँ। उस जगह को ही, यानी कि उस लोकेशन को ही स्टोरेज कहा जाता है। स्टोरेज के एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हो गया यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी एक स्टोरेज का ही एग्जांपल है। आई होप आप स्टोरेज के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो बात करते हैं कि स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टोरेज मेजरली दो ही टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है वोलेटाइल स्टोरेज और दूसरा आता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो बात करें कि वोलेटाइल स्टोरेज किसे कहता था। तो वोलेटाइल स्टोरेज एक टेम्पररी स्टोरेज है, जिसमें कि डाटा को स्टोर करने के लिए उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना होता है। अगर आप बीच में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं तो उसमें जो भी डाटा स्टोर था वो सभी डाटा लॉस्ट हो जाता है, यानी कि वो सभी डाटा डिलीट हो जाता है, वो जिसे कि आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज को एज ए प्राइमरी स्टोरेज कंसिडर किया जाता है। इसमें डाटा का स्टोर टेम्पररी समय के लिए होता है, लेकिन ये 20 to 100 टाइम्स फास्ट होता है कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इसी कारण इसका यूज किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज में, क्योंकि यहाँ पर डाटा का ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तभी वो किसी भी एप्लीकेशन को रन कर सकता है और उसे प्रॉपरली कंप्यूटर को बढ़िया से एक परफॉर्मेंस दे सकता है। वोलेटाइल स्टोरेज के एग्जाम्पल के लिए बताया तो जैसे कि हो गया रैम। रैम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वोलेटाइल स्टोरेज का। आई होप आपको वोलेटाइल स्टोरेज समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज की तरफ। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म है जहां पर कि डाटा को प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन यहां पर पावर सप्लाई का कट ऑफ कर देने के बाद भी वो डाटा वहीं पर मौजूद होता है। उसे आप बाद में भी पावर ऑन करके आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज की तरह नहीं होता कि यहाँ पर अगर पावर का कट ऑफ कर दिया जाए तो यहाँ पर वो डाटा गायब हो, वो डाटा परमानेंटली रहता है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। इसे आप जब चाहें उस समय आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को परमानेंटली स्टोरेज कहा जाता है। इसे सेकेंडरी मेमोरी की तरह एज कंसीडर किया जाता है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जांपल देखा जैसे कि हो गया हार्ड डिस्क हो गया, क्लाउड बेस्ड सर्वर हो गया, यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, जिस पर कि आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं बिना उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। इसी को ही कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज किसे कहा जाता है। तो चलिए चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो पहले बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। लोगों के बीच ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है, वो मेमोरी को स्टोरेज कहते हैं और स्टोरेज को मेमोरी कहते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं कि स्टोरेज और मेमोरी में अंतर भी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेमोरी हम उस लोकेशन को कहेंगे जहाँ पर कि डाटा का स्टोरेज शॉर्ट टर्म के लिए किया गया है, यानी कि वहाँ पर टेम्पररी ही डाटा को रखा गया है, उसी लोकेशन को हम मेमोरी कहेंगे। लेकिन स्टोरेज उस लोकेशन को कहेंगे जहाँ पर कि डाटा का स्टोरेज लॉन्ग टर्म के लिए किया गया है, ताकि उसे बाद में भी एक्सेस किया जा सके, उस लोकेशन को ही हम स्टोरेज कहेंगे। आई होप अब आपको बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आ गया कि स्टोरेज किसे कहेंगे और मेमोरी किसे कहेंगे। तो चलिए चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कि प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आता है और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आता है। तो पहले बात कर रहे थे कि प्राइमरी स्टोरेज होता ही क्या है। बेसिकली रैम और रोम को ही प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसका यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे क्विकली एक्सेस किया जा सके जब भी कोई डिवाइस या फिर कंप्यूटर पावर अप हो, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को पावर अप करते हैं तो उसे इंस्टेंटली डाटा का ट्रांसफर चाहिए बहुत ही फास्ट वे में, ताकि वो खुद को पावर अप कर सके। इसलिए वहाँ पर रैम और रोम का यूज किया जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे कि रैम और रोम भी क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि रैम किसे कहते हैं। RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। इसका यूज करने का पर्पस यही है कि ये डाटा को क्विकली रीड एंड राइट कर सकता है स्टोरेज डिवाइसेस से,
और यह हमेशा डाटा को इरेज करते रहता है ताकि वो कंप्यूटर को बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए। तो अब मैं आपको रैम के बारे में और ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो रैम का बेसिकली यूज यही होता है कि इसको किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी प्रोग्राम या फिर किसी भी ऐप को ओपन करना, बस इसका यही काम है। रैम बेसिकली यही करता है कि आपके स्टोरेज डिवाइस में जहाँ पर भी वो सॉफ्टवेयर ऐप या फिर प्रोग्राम स्टोर किया गया है वहाँ से उसे क्विकली रैम में ला करके उसे क्विकली आपके डिस्प्ले पर शो करना। इसका बेसिकली काम यही होता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर ऐप को ओपन करने के लिए वहाँ पर डाटा का ट्रांसफर बहुत ही फास्ट करना होता है और रैम बहुत ही फास्ट होता है। इसी कारण वहाँ पर उससे पहले रैम में लाया जाता है, उसके बाद उस डाटा को ओपन किया जाता है। आई होप अब आप रैम के बारे में समझ गए हो कि रैम किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं क्या रैम्स के भी टाइप्स होते हैं। तो जी हाँ, रैम्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम, जिसे कि SRAM और DRAM कहा जाता है। तो बात करें कि SRAM किसे कहते हैं, तो SRAM एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि यह रैम का ही टाइप्स है। इसमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो इसमें जो भी डाटा स्टोर किया गया है वो सभी लॉस्ट हो जाते हैं। इसका बेसिकली यूज कैश मेमोरी के रूप में और हाई एंड सर्वर के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसमें डाटा का ट्रांसफर बहुत ही क्विकली किया जा सकता है। और यह CPU के ज़्यादा नज़दीक रखा जाता है ताकि CPU को किसी भी डाटा का जरूरत पड़े तो वो इसे क्विकली ट्रांसफ़र कर पाए। और यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ये ऑलमोस्ट 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 8 MB इस तरह के स्टोरेज में ही होता है। ये ज़्यादा बड़ा स्टोरेज में नहीं होते, ये मैक्सिमम 10 MB तक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि DRAM किसे कहते हैं, यानी कि डायनेमिक रैम किसे कहते हैं। तो DRAM का कॉमनली यूज आपके लैपटॉप कंप्यूटर के रैम में किया जाता है। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी रैम में लगाया गया है 3 GB 4 GB 8 GB 10 GB जिस भी साइज का आपके कंप्यूटर में रैम लगाया गया है उसे ही DRAM हम कहते हैं, जिसे कि हम करंट टाइम में DDR रैम के नाम से जानते हैं, यानी कि डुअल डाटा रेटेड रैम। इसे पहले SDR रैम के नाम से जाना जाता था, यानी कि सिंगल डाटा रेटेड रैम के नाम से जाना जाता था। वो काफ़ी स्लो होता था कंपेयर टू DDR रैम के मुकाबले। अब लेकिन DDR रैम में भी बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, जैसे कि DDR2 हो गया, DDR3 हो गया, DDR4 हो गया, DDR5 हो गया, DDR6 हो गया। DDR5 DDR6 तो आप अभी नहीं देखते होंगे क्योंकि यह अभी R&D के फेज में ही है। DDR6 पे भी लैब में काम चल रहा है और DDR5 बनकर तैयार हो चुका है, जो कि आगे के कुछ साल बाद आपको DDR5 देखने को मिल जाएगा। DRAM बड़े स्टोरेज साइज में आता है कंपेयर टू SRAM। DRAM में आप देखते हो कि आपको 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB इस तरह का आपको DDR रैम आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, जो कि साइज बड़ा होता है। और SRAM आप देखते हो कि वो उसमें आता है 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 10 MB इस तरह का छोटे साइज में आता है। SRAM को छोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे डाटा का ट्रांसफर बहुत ही फास्टली करना होता है, और DRAM थोड़ा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें डाटा का ट्रांसफर उस तरह का फास्ट नहीं किया जाता है। फास्ट किया जाता है, रैम तो जितना भी होंगे वो सभी डाटा का ट्रांसफर बहुत ही फास्ट करेंगे कंपेयर टू अदर स्टोरेज टाइप। बट कंपेयर करें SRAM और DRAM के बीच तो यहाँ पर SRAM बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो अब बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी बेसिकली एक छोटा सा स्टोरेज है जो कि आपके मदरबोर्ड या फिर आपके CPU में लगाया हुआ रहता है। बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये उन सारे डाटा को स्टोर करके रखता है जिसका कि CPU को बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आप कभी भी इंटरनेट पर कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ पर सर्च कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद तो देखते हो कि आपका वो सजेशन बार में दिखाने लगता होगा। जब भी आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड वर्ड तो वो सजेशन बार में आपको दिखाने लगता है, जो कि कैश मेमोरी में जाके स्टोर होता है। और इसका एग्जांपल आप यहाँ में देख सकते हैं कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी आप वर्ड को पर्टिकुलर आप ज़्यादा टाइप करते हैं तो वो टाइप आपके सजेशन बार में दिखाने लगता है। यही सब कैश मेमोरी रिकॉर्ड करके रखता है ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए जब भी आप इस तरह के कंटेंट को यूज करें। और कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट डाटा ट्रांसफर करता है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो अब बात करते हैं रोम के बारे में कि रोम किसे कहते हैं। ROM रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसका बेसिकली यही काम है कि ये किसी भी डाटा को सिर्फ रीड करेगा, राइट ये नहीं करेगा। और ये एक टाइप का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, यानी कि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया गया है वो तब तक रहेगा जब तक कि आप उसे मैनुअली डिलीट नहीं करते हैं। इसमें पावर शॉर्ट ऑफ कर दीजिए या फिर पावर आप इसमें दीजिए, इससे कोई फर्क इसे नहीं पड़ता है, उसमें वो परमानेंटली स्टोर किया गया है। तो बात करें कि रोम कैसा दिखता है, तो रोम एक काले कलर का छोटा सा चिप होता है जिसमें कि बहुत सारे लेग निकले हुए होते हैं, जिसका यूज की बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टीवी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, यहाँ तक कि आपके टीवी के रिमोट में भी रोम का यूज किया जाता है।
और आप सोच रहे हो कि इससे पहले मैंने टी शर्ट पहना हुआ था और अभी मैंने चेंज करके शर्ट की पहन लिया, यही सोच रहे हैं ना आप। दरअसल हुआ यूँ कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, इस वीडियो को मैंने 3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया है, तो अभी जब मैं इसे एडिटिंग करने के लिए बैठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर इसके आगे का कुछ पार्ट है जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे स्मार्टफोन का स्टोरेज उसमें पूरा फुल हो चुका था, इसी कारण रिकॉर्ड नहीं पाया। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चालू है और रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसके आगे का कुछ पार्ट है जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, इसी कारण मुझे इसके आगे कुछ पार्ट है जो कि रिकॉर्ड करना पड़ रहा है फिर से। दरअसल मैं स्टोरेज के बारे में बता रहा था और स्टोरेज ने मेरे साथ ही मजाक कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जब वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, इसे रीशूट तो कर ही रहा हूँ, रीशूट करके अपलोड करना ही है मुझे, क्योंकि तो मेरा डेली का यही काम है। मैं डेली एक वीडियो को शूट करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। हाँ ये है कि थोड़ा सा मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो इस मेहनत के लिए आप जरूरी 1 लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि कम से कम इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, इसे मैं रीशूट करके फिर से डालना पड़ रहा है, इसलिए 1 लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं इससे पहले बता रहा था आपको रोम के बारे में। रोम स्टोरेज का यूज बेसिकली आम पब्लिक नहीं करता है, इसका यूज कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। कंपनी अपने हर अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरह के रैम को डाल कर देती है और उसमें अलग डाटा फीड किया जाता है, जो भी उस रैम से उस कंपनी को करवाना होता है उसी तरह का उसमें डाटा और कमांड डाला जाता है। रोम स्टोरेज को और भी डिटेल में समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का हेल्प लेता हूँ, जिसमें कि मैं एक टीवी का रिमोट ले रहा हूँ, क्योंकि टीवी के रिमोट में भी रोम स्टोरेज का यूज किया जाता है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर अप्लायंसेस में ही रोम स्टोरेज का यूज किया जाता है, लेकिन मैं टीवी का रिमोट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक सिंपल वे में और इजी वे में आपको मैं समझा पाऊँ, इसलिए। तो जब भी आप किसी भी रिमोट में किसी भी तरह का बटन दबाते हैं तो ये रिमोट को कैसे पता चलता है कि आपने कौन सा बटन दबाया है। मानिए कि आपने 3 दबाया या फिर 4 दबाया, तो ये रिमोट को कैसे पता चलेगा कि आपने 3 दबाया या फिर 4 दबाया है। इसी डाटा को पढ़ने के लिए उसमें एक रोम का हेल्प लिया जाता है और उस रोम में डाटा फीड किया जाता है कि अगर ये वाला बटन दबाया जा रहा है तो तुमको समझना है कि 3 दबाया गया है, और या फिर ये वाला बटन दबाया गया है तो तुमको समझना है कि 4 दबाया गया है। उसी डाटा को जब भी आप 3 या 4 दबाते हैं तो उस डाटा को ये पढ़ लेता है और उस डाटा को पढ़ के और अगले डिवाइस को सेंड करता है, और अगला डिवाइस उसको रिसीव करके उसी के कमांड के थ्रू उस पर वर्क करेगा। अगर आपने 3 दबाया होगा तो उसमें 3 दिखेगा, और अगर आपने 4 दबाया होगा तो उसमें 4 दिखेगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रोम कैसे वर्क करता है और रोम किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक फिजिकल लोकेशन है जो कि हमारे कंप्यूटर से ऑलवेज कनेक्टेड होता है, और यह एक टाइप का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी है, यानी कि इसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए इसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं करना होता है। आप जब भी चाहते हैं कि इसमें डाटा को स्टोर करें तो आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कीजिए और डाटा को स्टोर कीजिए, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हटा देने पर यह डाटा रिमूव नहीं होता है, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इसीलिए इसका यूज डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि हो गया HDD हार्ड ड्राइव हो गया, SSD हो गया, PCI NVMe SSD हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी एक टाइप के सेकेंडरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। इन सभी टॉपिक्स को और भी डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैं एक लाइब्रेरी को लेता हूं। आप कंसिडर कीजिए कि आप किसी भी लाइब्रेरी में गए हैं और आपको वहां पर एक बुक पढ़ना है। मैंने आपको एक फिजिक्स का बुक पढ़ना था, आप रेक पर गए, वहां से आपने फिजिक्स के बुक को उठाया, टेबल पर बैठे, आपने फिजिक्स के बुक को पढ़ लिया। फिर आपको लगा कि नहीं मुझे केमिस्ट्री और बायो का भी बुक पढ़ना चाहिए। आप फिर वहाँ से उठ के रेक पर गए और आपने फिर वहाँ से केमिस्ट्री और बायो का बुक उठाया और आप फिर टेबल पर बैठ के पढ़ लिए। उन सभी बुक को पढ़ा और आपको जिस भी तरह का बुक्स की नीड पढ़ने लगी, आपने उन सभी बुक्स को उठाया और टेबल पर बैठ के पढ़ लिए। उन सभी बुक्स को पढ़ लेने के बाद आपने उन सभी बुक को उठाया, जहाँ जहाँ से आपने उसको लाया था वहीं पर रख के छोड़ दिए, उसके बाद आप घर चले आए। इस पूरे ही प्रोसेस को हम स्टोरेज के साथ रिलेट करके स्टोरेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आप जिस लाइब्रेरी में गए थे वो लाइब्रेरी, पूरी ही लाइब्रेरी एक स्टोरेज थी, और उस लाइब्रेरी में जो जो बुक्स रखे हुए थे, माने वो पर्टिकुलर एक डाटा था, माने को कोई सॉफ्टवेयर था, कोई ऐप था, कोई म्यूजिक था, कोई वीडियो था, कोई PDF फाइल था, कोई मूवी था, यानी कोई किसी भी तरीके का डाटा था। और उस लाइब्रेरी में जो टेबल रखा हुआ था, माने वो एक रैम था। तो आपने वहाँ पर क्या किया था, जब आपको फिजिक्स का एक बुक पढ़ने का जरूरत पड़ा था, आप वहाँ पर रेक पर गए थे, फिजिक्स का बुक उठाए थे और उसको टेबल पर लाकर आपने उसको पढ़ा था। सेम स्टोरेज के केस में भी ऐसा ही होता है। आप जब भी किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो ऐप स्टोरेज से उठ करके पहले रैम पर अपलोड होता है। रैम पर अपलोड होने के बाद वो उसको प्रोसेस करके उसको प्रोसेसर के पास भेजता है और प्रोसेसर उसको ओपन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ड डिस्क का रेट एंड डाटा स्पीड बहुत ही स्लो होता है। अगर प्रोसेसर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से ही डाटा को उठाएगा तो उसको ओपन करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, उसको ओपन ही नहीं कर पाएगा।
इसीलिए पहले उसको रैम में अपलोड किया जाता है, क्योंकि रैम का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, ताकि जब भी प्रोसेसर को किसी भी तरह का डाटा की जरूरत पड़े तो वो इंस्टेंटली उसको ट्रांसफर कर पाए। इसलिए वो पहले रैम में आता है, क्योंकि रैम का स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। तो अब मैं इसको और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक ऐप ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, माने कि आपको एक मल्टीमीडिया प्लेयर ओपन करना है। तो आप मल्टीमीडिया प्लेयर को ओपन कीजिएगा तो पहले वो स्टोरेज से उठ करके रैम में आएगा और रैम उस डाटा को ट्रांसफर करेगा प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर उस मल्टीमीडिया प्लेयर को ओपन कर देगा। मल्टीमीडिया प्लेयर ओपन कर लेने के बाद आपका मन किया कि आप कुछ गाना या फिर कुछ वीडियो सुने, जैसे कि सेम उस केस में होता है, आपने फिजिक्स का बुक पढ़ लिया था तो आपको लगा था कि मैंने कुछ केमिस्ट्री या फिर बायो का बुक पढ़ा, तो आप क्या कहते हैं, आप फिर से वहाँ रेक पर गए थे और वहाँ पर से उठा कर लाकर उसको टेबल पर पढ़े थे। तो यहाँ पर सेम उसी तरह आपको मन है कि आपको कोई गाना सुनना है, आपने स्टोरेज में गया और आपने वहाँ पर से 2 सॉन्ग को उठाया और यहाँ पर लाकर आपने इस मल्टीमीडिया प्लेयर में ओपन किया और मल्टीमीडिया प्लेयर में लाकर आपने उसको 1 बाय 1 करके सुन लिया। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा होगा कि जो भी बुक्स आपके टेबल पर रखा हुआ था आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन यही जो बुक्स आपसे दूर रखा हुआ था उसको लाने में कुछ टाइम लग रहा था, उसको एक्सेस करने में कुछ टाइम लग रहा था। तो सेम स्टोरेज के मामले में ये ऐसा होता है, जो भी डाटा आपके रैम पर रहता है आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, वो इंस्टेंटली ओपन भी हो जाता है या फिर इंस्टेंटली प्ले हो जाता है। लेकिन यही जब आप नया कुछ फाइल फोल्डर लाते हैं तो वो पहले स्टोरेज से उठ जाता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो ये था मेरा वीडियो स्टोरेज पर। आई होप अब आप स्टोरेज के बारे में बहुत ही बढ़िया तरह से समझ चुके होंगे और आपको स्टोरेज से लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही टाइम लगा, लमसम 3 से 4 घंटा मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में लग चुका है। तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर ही कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वैसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक में सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। ये आ रहे हैं हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल, इन सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।